हेलो। आज हम साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड एंड फोए यानी एनिमी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे फ्रेंड्स भी हैं और साथ ही साथ वो हमारे एनिमीज़ भी हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं और साथ ही साथ वो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। तो सेकंड चैप्टर में आप सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ोगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ोगे, और आप ये पढ़ोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं, यानी उनकी वजह से हमें कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो दो वर्ड से बना है, माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो का मतलब हुआ स्मॉल और ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ लिविंग थिंग। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टाइनी यानी वेरी स्मॉल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैनॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे यानी इतने सूक्ष्म लिविंग थिंग्स होते हैं, इतने सूक्ष्म जीव होते हैं या इतने सूक्ष्म प्राणी होते हैं जिनको आप अपनी नेक्ड आई से ऐसे खुली आंखों से नहीं, खुली यानी आप साफ जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो, जैसे आप पेन देख रहे हो या कॉपी देख रहे हो, मतलब वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको ऐसे ही नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ता है और वो क्या होता है, माइक्रोस्कोप। तो जब तक माइक्रोस्कोप का डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पता था। तो जैसे ही माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ उसके बाद ही हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगने लगा। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हो। आप उसको अपनी ऐसे नेक्ड आई से नहीं देख पाओगे क्योंकि उनका जो साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। तो उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। आगे, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल लाइक वायरस। कहते हैं कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे वायरस है, कुछ बैक्टीरियाज भी हैं या कुछ फंगिस भी हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो वायरस अगर हो किसी भी पर्सन को तो उसको कॉमन कोल्ड हो सकता है, या इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें और क्या क्या डिजीज़ हो सकती है, हमें मलेरिया हो सकता है, हमें एड्स हो सकता है। तो जो एड्स है बेटा उसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। ए यानी एक्वायर्ड, आई यानी इम्यून, डी यानी डेफिशिएंसी, एस यानी सिंड्रोम। ये एक तरह की बीमारी है जो किसी भी पर्सन को किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। और जो एड्स होता है वो कभी भी छूने या किसी के साथ एड्स वाले पर्सन को छूने से या एड्स वाले पर्सन के साथ बैठने से नहीं फैलती। ठीक है। तो नेक्स्ट है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल लाइक लैक्टोबैसिलस। कहते हैं कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस है वो एक बैक्टीरिया है और इसका यूज़ हम करते हैं कर्ड। हम दूध से दही जमाते हैं ना, तो जब हम उसको दूध का दही जमाएंगे तो दही के अंदर कौन से बैक्टीरिया होंगे, लैक्टोबैसिलस। और जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे बॉडीज़ के अंदर जाकर हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके आप एंटीबायोटिक्स बना सकते हो, आप केक्स बनाते हो, आप पेस्ट्री बनाते हो। ठीक है। नेक्स्ट है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ, यूनिसेलुलर का मतलब हुआ वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल्ड से ही फॉर्म करते हैं। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक तरह का ही सेल पाया जाता है। तो मल्टी सेलुलर कौन से है, मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं
जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ सेल पाए जाएंगे, यानी वो ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज़्यादा अलग तरह के सेल के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ होगा, बना होगा। नेक्स्ट है बेटा एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने किसको डिस्कवर किया था, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को। ये वो पर्सन थे जिन्होंने पहली बार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था, फाइंड किया था। तो आप इसको डिस्कवरी ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो, क्योंकि ये डिस्कवरी किनके द्वारा की गई थी, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। आगे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके 5 टाइप्स हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गाई एंड वायरस। अब हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आपका है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, इट फाउंड एवरीवेयर इन एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा। जो बैक्टीरिया है वो आपको हर जगह मिल जाएगा, चाहे एयर में, वाटर में, सॉइल में, कहीं भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा, यानी आप बैक्टीरिया को कहीं पे भी फाइंड कर सकते हो। इट इज़ वेरी स्मॉल विच हैज़ सेल वॉल बट डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। यानी ये इतना छोटा होता है कि इसके सेल वॉल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है बैक्टीरिया। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज़ फाउंड एवरीवेयर इन वाटर, सॉइल, एयर एक्सेट्रा। यानी बैक्टीरिया को आप कहीं भी फाउंड कर सकते हो, एयर में भी, वाटर में भी, सॉइल में भी। इट इज़ वेरी स्मॉल, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। विच हैज़ सेल वॉल्स, इसकी सेल वॉल तो होती है बट डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस, लेकिन इसका कोई भी न्यूक्लियस यानी सेंटर पॉइंट, न्यूक्लियस कह सकते हो, वो नहीं होता। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल होता है, सेल का अपना न्यूक्लियस होता है, लेकिन बैक्टीरिया ऐसा है जिसकी सेल वॉल तो है लेकिन उसका कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। बैक्टीरिया को आगे फर्दर बेटा 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन से पार्ट हैं? पहला है कोकोस। कोकोस यानी जिसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। कोकोस ये भी एक बैक्टीरिया है, इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल होती है। आगे है बेसिलस। जो बेसिलस बैक्टीरिया होता है इसकी शेप रॉड की तरह होती है, स्ट्रेट रॉड की तरह। आगे होता है विब्रियो। विब्रियो की जो शेप है वो एक कॉमा की तरह होती है। आगे स्पाइरला। स्पाइरला की जो शेप है वो स्पाइरल होती है, इसी वजह से इसका नाम स्पाइरला बना, यानी इसकी शेप स्पाइरल होने की वजह से इसका नेम जो है वो स्पाइरला फॉर्म हुआ। सेकेंड टाइप है आपका फंगी। इट इज़ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। जो फंगी है वो एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने मशरूम देखा, आपके घरों में भी मशरूम बनता है, वो भी एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो वाइट कलर का होता है। क्यों वाइट कलर का होता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाता, तो वो क्या होता है, फंगी होता है। तो फंगी एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है बट इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, यानी इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल है वो नहीं होगा, जिस वजह से ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, यानी ये फूड को सिंथेसाइज नहीं करते। दे ग्रो ऑन प्लांट, ट्री, फूड, शूज़। तो ये और जगहों पर, यानी किसी भी प्लांट के ऊपर या ट्री के ऊपर या किसी फूड के ऊपर या शूज़ के ऊपर ग्रो करते हैं। इसके एग्जांपल कौन से हुए? ब्रेड मोल्ड या यीस्ट। और फंगी की वजह से आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? रिंगबो एंड एथलीट्स फुट। ठीक। थर्ड जो है आपका टाइप वो है प्रोटोजोआ। इट इज़ क्लासिफाइड एज एनिमल। ये एक एनिमल की तरह क्लासिफाइड किया गया, यानी इसको एक एनिमल की तरह माना गया है। इट फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक, सी वाटर एंड डर्टी वाटर। ये आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा? ये आपको पॉन्ड्स के अंदर मिल सकता है, लेक के अंदर मिलेगा, सी वाटर के अंदर मिलेगा या डर्टी वाटर के अंदर मिलेगा। देयर साइज रेंज फ्रॉम 2 माइक्रॉन टू 200 माइक्रॉन। इसकी जो साइज रेंज होती है, यानी इसका जो साइज होता है वो 2 माइक्रॉन से लेकर 200 माइक्रॉन्स के बिटवीन ही होता है। जैसे है एग्जांपल है आपका एमीबा। एमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ। आपने कई बार इसका नेम सुना होगा। जो आपका नेक्स्ट है बेटा जी वो है एल्गाई।
जो आपका नेक्स्ट है बेटा, तो वो है एल्गाई। इट इज़ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच हैव क्लोरोफिल। ये एक लार्ज ग्रुप होता है, एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये भी फंगी की तरह होता है, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फंगी के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और एल्गाई के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और ज़्यादातर ये वहाँ पे होगा जहाँ पर ज़्यादा पानी होगा। आप सुनते हो ना काई, आपके मम्मा बोलते हैं वहाँ काई जम गई साफ़ कर दो, काई जम गई साफ़ कर दो, उसको एल्गाई बोलते हैं। ग्रीन प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर प्रोटोजोआ इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं। बट इट डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स स्टेम्स एंड लीव। बट इसके प्रॉपर रूट्स स्टेम्स या लीव्स नहीं होते, ये बहुत स्मॉल टाइप प्लांट होता है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको इसका पूरा प्लांट लाइक का जो स्ट्रक्चर है आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं फुकस डायटॉम्स। इट साइज फ्रॉम 1 माइक्रॉन टू 50 माइक्रॉन्स। इसका जो साइज़ है वो 1 माइक्रॉन से लेकर 50 माइक्रॉन तक है। आगे है नेक्स्ट है लास्ट वन इज़ अ वायरस। वायरस को मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि बेटा जी सम साइंटिस्ट कंसिडर्ड इट नॉन लिविंग थिंग। कुछ जो साइंटिस्ट है वो वायरस को नॉन लिविंग थिंग्स मानते हैं, यानी वो इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि जो वायरस होता है वो खुद से ओन से डेवलप नहीं करता, ये तब ही डेवलप करेगा जब ये होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करेगा। होस्ट की बॉडी कोई भी हो सकती है, यानी एनिमल बॉडी हो सकती है, प्लांट के अंदर हो सकता है, ह्यूमन के अंदर हो सकता है। तो जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, मान लो किसी पर्सन को कोल्ड है, ठीक है, आप उसके कांटेक्ट में गए, आपको भी कोल्ड हो गया, यानी उसके अंदर वायरस था, वो वायरस आप में ट्रांसफ़र हो गया। जैसे कोविड-19 आया था, वो एक तरह का वायरस था। तो जो वायरस होते हैं वो तब तक ग्रो नहीं करेंगे जब तक वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेंगे, और जब तक वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करते तब वो एज ए डेड ऑर्गेनिज्म की तरह ही करैक्टरिस्टिक शो करते हैं, यानी वो एक डेड बॉडी की तरह ही होते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो एक तरह से वो लिविंग करैक्टरिस्टिक शो करना शुरू कर देते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो वायरस है वो तब ही ग्रो करेगा जब वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करेगा, अदरवाइज वो एज ए नॉन लिविंग ही शो करेगा आपको करैक्टरिस्टिक्स। इट इज़ एजेंट ऑफ डिजीज़, और ये एक तरह का डिजीज़ का एजेंट होता है जो एक डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र कर देता है। और वायरस की वजह से आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, वो है कॉमन कोल्ड। जैसे कॉमन कोल्ड होता है, स्मॉल पॉक्स या HIV बोल सकते हैं। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये आपकी इम्यूनिटी पर इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉपिक करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हैं। तो इसके अंदर हम 7 पॉइंट्स करेंगे। फूड इंडस्ट्रीज, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड इंडस्ट्री, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रिसाइकलिंग, इन सीवेज disposal, in medicine industries, in renting of fiber, in nitrogen fixing या in making of leather। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फूड इंडस्ट्री। लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरिया फॉर्म कर्ड। कहते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है कि एक लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिसका यूज़ हम कर्ड बनाने के लिए करते हैं। इसी तरह से हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका यूज़ हम कहीं और तरीक़ों से भी कर सकते हैं। जैसे सम फंगी एंड बैक्टीरिया मेक चीज़, कि कुछ फंगी या बैक्टीरिया का यूज़ करके हम चीज़ फॉर्म करते हैं, और कुछ फंगी या बैक्टीरिया का यूज़ करके, जैसे यीस्ट है उसका यूज़ करके हम अल्कोहल फॉर्म करते हैं, या फिर आग जैसे भटूरे बनाते हो उसमें आप बेकिंग सोडा डालते हो या यीस्ट डाल देते हो, वो भी एक तरह का
फंगी होते हैं जिससे आपका जो डो है उसमें थोड़ी फुलावट आ जाती है। तो जैसे यीस्ट कन्वर्ट दी फ्रूट जूस इनटू अल्कोहल, कि जो यीस्ट है उसको जब आप फ्रूट जूस के साथ यूज़ करते हो तो वो फ्रूट जूस को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। तो यीस्ट भी एक तरह का फंगी हुआ। विच इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन, तो ये जो प्रोसेस है मतलब फ्रूट जूस को अल्कोहल में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। और जो ये फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ डेली रूटीन में आपके मदर्स जो है वो किचन में भी करते हैं, जैसे भटूरा बनाने के लिए या फिर केक्स बनाने के लिए या पैटीज़ बनाने के लिए या पेस्ट्रीज़ बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड है रोल इन साइक्लिंग ऑफ मैटर इन नेचर, कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके कैसे जो नेचर के कंपाउंड हैं उनको नेचर में ही दोबारा मिक्स कर देते हैं। जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी डिकम्पोज डेड organism like plant and dead bodies of animal etc. and mix it nutrient back to soil. These microbes are called decomposers. Means क्या है कि कुछ बैक्टीरिया और फंगी होते हैं जिसको हमने डिकम्पोजर्स का नाम दिया है। ये क्या करते हैं कि ये प्लांट की जो डेड पार्ट्स हैं या किसी भी एनिमल की जो डेड बॉडी है उसको डिकम्पोज करके उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको दोबारा सॉइल के अंदर ही मिक्स कर देती है। आप सोचो कि अगर एनिमल की डेड बॉडी पड़ी है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा, आसपास आपको स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी, तो जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, इन डेड बॉडीज़ को दोबारा डिकम्पोज कर देती हैं, दोबारा उसको डिकम्पोज करके स्मॉल पार्टिकल्स में उसको चेंज करके फिर बिल्कुल माइक्रोस पार्टिकल में चेंज करके उसको दोबारा सॉइल के अंदर ही उसके न्यूट्रिएंट को मिक्स कर देती हैं और साथ ही साथ इसके द्वारा वो हमारे नेचर को, हमारे सराउंडिंग को भी क्लीन करती है। इसी तरह से जो प्लांट के डेड पार्टिकल्स हैं अगर वो भी डिकम्पोज नहीं होंगे तो वो भी क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे। तो इसका एक सर्कल होता है, जैसे प्लांट है, प्लांट के डेड पार्टिकल्स को माइक्रोब्स ने खाया, माइक्रोब्स ने उसको डिकम्पोज करके दोबारा सॉइल में मिक्स कर दिया, सॉइल से वो दोबारा न्यूट्रिएंट किस में, प्लांट में आ गए। तो ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल इन सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका क्या रोल है। इट ऑल्सो यूज्ड इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। इट हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट विच क्लीन आवर इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सीवेज वेस्ट के साथ या इंडस्ट्रियल वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स जो बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर कर उसको दोबारा इसमें डिकम्पोज कर देते हैं, हाँ जी, नेचर के साथ ही, जिसके द्वारा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या रहता है, क्लीन रहता है। ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाते हैं। अगर ये डिकम्पोज नहीं करेंगे, वेस्ट को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट होगा, आपको आसपास से फाउल स्मेल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि आप उस इन्वायरमेंट के अंदर लिव ही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है रोल इन मेडिसिन इंडस्ट्रीज। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ कर मेडिसिन बनाते हैं और जो हमारे लिए काफ़ी क्या होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। जैसे मेडिसिन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ और किल द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इज कॉल्ड पैथोजेंस। जो मेडिसिन होती है वो क्या करती है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं, तो मेडिसिन उन
माइक्रोब्स को, उन हार्मफुल माइक्रोब्स को ख़त्म कर देती है या उसकी ग्रोथ को रोक देती है। और जो मेडिसिन माइक्रोब्स, हार्मफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकती है या उनको मारती है उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। और वो जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं जिसकी वजह से बीमार कोई भी antibiotics are produced by growing specific microorganism, फंगी एंड बैक्टीरिया। ये जो एंटीबायोटिक है इसमें इसको आप कैसे फॉर्म करते हो या इसको आप कैसे प्रोड्यूस करते हो या इसको आप कैसे बनाते हो। इसको बनाने के लिए आपको कुछ स्पेशल माइक्रोब्स को ग्रो करना पड़ता है, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया को और फंगी को ग्रो करना पड़ता है, जैसे पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्सेट्रा। इट किल ओनली पैथोजेंस बट डू नॉट डैमेज ह्यूमन बॉडी। ये एंटीबायोटिक क्या करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन हार्मफुल माइक्रोब्स को यानी उन पैथोजेंस को किल करती है, ये ह्यूमन बॉडी को कोई डैमेज नहीं करती। एंटीबायोटिक नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो एंटीबायोटिक्स जितनी मेडिसिन होती है, जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं वो किसी भी वायरस के ऊपर इफ़ेक्टिव नहीं होती, मतलब किसी भी वायरस के ऊपर अपना कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालती, या किसी वायरस के अंदर आप एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं कर सकते। जब आप कोई भी एंटीबायोटिक्स लेते हो तो उसको लेते टाइम आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, यानी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इट इज़ टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर, मीन्स कि कोई क्वालिफाइड डॉक्टर है जिसने इसकी स्टडी की हुई है, अगर उसने आपको एडवाइस किया है तभी आपको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। और सेकेंड क्या है, ऑलवेज कंप्लीट दी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, मीन्स जो डॉक्टर ने आपको कोर्स जितने दिन का बताया, चाहे 3 दिन का बताया, चाहे 5 दिन का बताया, चाहे 7 दिन का बताया, आपको उस कोर्स को पूरा कंप्लीट करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपको 3 दिन का बताया तो आपने 1 दिन मेडिसिन ली या 2 दिन मेडिसिन ली, आपको ठीक फील हो रहा है, अच्छा गुड फील हो रहा है, तो आपने उस मेडिसिन को बीच में छोड़ दिया। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर वो हार्मफुल माइक्रोब्स कोई लिव रह गया, मतलब कोई अलाइव रह गया आपकी बॉडी के अंदर, आफ्टर 2 डेज़ 3 डेज़ का कोर्स था, आपने 2 डेज़ में ख़त्म कर दिया, तो वो बीमारी आपको, वो डिजीज़ आपको दोबारा हो सकती है, फिर आपको वो कोर्स आगे कंटिन्यू करना पड़ सकता है। थर्ड क्या है, डू नॉट टेक इट रॉन्ग डोज। आपको कभी भी मेडिसिन का गलत डोज नहीं लेना, यानी आपको अगर 1 स्पून बताया तो आपने 1 स्पून नहीं लेना, यानी 1 का हाफ कर दो या 1 को आप डबल कर दो। तो जितना आपको बताया गया है आपने उतनी ही डोज लेनी है मेडिसिन की। फोर्थ वन इज़ शुड नॉट टेक इट अननेसेसरी अदरवाइज इट हार्म अस। अगर आप इसको बिना मतलब के लेते रहोगे, कोई आपको बुखार चढ़ा आपने एंटीबायोटिक ले ली, आपको पेन हुई आपने एंटीबायोटिक ले ली, मतलब आपको लगा कि आपको अंदर से कोई प्रॉब्लम है आपने एंटीबायोटिक, मतलब बिना मतलब के आपने इस मेडिसिन को नहीं लेना, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपकी जो बॉडी है वो इस पर रिस्पॉन्स करना फिर बंद कर देगी, तो आपके लिए ही वो क्या होगा, हार्मफुल होगा, क्योंकि फिर ये एंटीबायोटिक आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी उस डिजीज़ के खिलाफ जिसके लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपने पहले ही उसका ज़्यादा यूज़ कर लिया होता है। नेक्स्ट इज़ रोल इन रेटिंग ऑफ फाइबर्स, मतलब फाइबर्स को बनाने में इसका क्या रोल होता है माइक्रोब्स का। लाइनेन इज़ मेड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। फ्लैक्स प्लांट से आप क्या बनाते हो, लाइनेन बनाते हो। इसमें क्या करते हो कि आप इस प्लांट के बंडल को वाटर के अंदर रख देते हो। फ्लैक्स प्लांट टाइड इन बंडल एंड केप्ट इन वाटर, मतलब आपने इस प्लांट का बंडल बनाया और उस बंडल को आपने पानी के अंदर रख दिया। देन बैक्टीरिया एंटर द स्टेम एंड डिस्ट्रॉय इट्स स्टेम टिश्यू। फिर क्या करता है, जो बैक्टीरिया है वो उसकी स्टेम के अंदर एंटर करता है और फिर जितने भी स्टेम टिश्यू हैं, बैक्टीरिया उन सभी स्टेम टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो फाइबर होता है वो लूजन हो जाता है, आपको फाइबर मिल जाता है उससे। इस प्रोसेस को रेटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है इसका रोल इन टैनिंग ऑफ लेदर बनाने में इसका क्या रोल है। इन दिस बैक्टीरिया अटैक द स्किन ऑफ एनिमल्स एंड मेड देम सॉफ्ट।
इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो एनिमल की स्किन के ऊपर अटैक करता है और धीरे धीरे करके वो उस स्किन को सॉफ्ट कर देता है। और ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्सिव है और लेदर फॉर्म होने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसका लास्ट टॉपिक है रोल इन नाइट्रोजन फिक्सिंग इन नेचर, मतलब जो माइक्रोब्स का जो रोल है वो नाइट्रोजन को दोबारा मिक्स करना नेचर के अंदर, वो भी एक इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। जो नाइट्रोजन है वो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एज अ प्रोटीन। आवर एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस होती है। लेकिन जो हम नाइट्रोजन गैस है उसको हम डायरेक्टली इनटेक नहीं करते। तो नाइट्रोजन को हम किस फॉर्म में इनटेक कर सकते हैं, थ्रू एनिमल्स या थ्रू प्लांट। बैक्टीरिया एंड एल्गाई कन्वर्ट इट इनटू कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो जो माइक्रोब्स है यानी जो बैक्टीरिया है या जो एल्गाई है वो कन्वर्ट करती है किसको, नाइट्रोजन के कंपोनेंट को, और उस नाइट्रोजन के कंपोनेंट को फिर हम इनडायरेक्टली टेक करते हैं अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए नाइट्रोजन भी एक नेसेसिटी है, प्लांट्स के लिए भी है नेसेसिटी। तो हम प्लांट्स के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू उसको इनटेक कर सकते हैं। ठीक है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी आज हम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें डिजीज़ होती है या हमें कोई बीमारी होती है। यानी हम आज उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज़ इज़ कॉल्ड पैथोजेंस, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी होती है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस बोलते हैं। दे स्पॉइल द फूड एंड इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ क्लोथ एंड लेदर। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है यानी जो पैथोजेंस हैं वो फूड को क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, एकदम ख़राब कर देते हैं। और वो जो क्लोथ है उसको भी आपकी क्लोथ को भी ख़राब कर देते हैं और लेदर को भी क्या कर देते हैं, बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो जो पैथोजेंस हैं वो फूड के ऊपर भी अटैक करते हैं, आपके क्लोथ्स के ऊपर भी अटैक करते हैं। ठीक है। आपकी जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको आप यूज़ करते हो उन सबको भी क्या कर देते हैं, हार्म कर देते हैं। कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इन अवर बॉडी बाय एयर वाटर विच मल्टीप्लाई इटसेल्फ एंड रिलीज हार्मफुल मटीरियल कॉल्ड टॉक्सिन। कहते हैं जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो पानी या हवा के साथ हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के साथ खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी खुद की संख्या को वो बढ़ाते रहते हैं। और जब वो खुद की संख्या को इंक्रीज़ करते हैं उसके साथ ही वो हार्मफुल मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ करते हैं। उस हार्मफुल मटेरियल को बोलते हैं टॉक्सिन्स विच कॉज डिजीज़ एंड इफेक्ट पर्सन एंड स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर थ्रू एयर वाटर फूड एंड एक्सेट्रा। तो जब वो हार्मफुल टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो हार्मफुल मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं, उसकी वजह से किसी पर्सन को क्या होती है, बीमारी हो जाती है। तो वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है। तो जब वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो अपनी बीमारी को एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू दूसरे पर्सन में क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो जो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है, चाहे पानी की वजह से हो, चाहे एयर की वजह से हो जाए, चाहे फूड की वजह से हो जाए, यानी जो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड आउट हो जाए, जैसे अभी कोविड-19 आया था वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड आउट हो रहा था ना, हाँ जी, उस तरह की बीमारी को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब वो बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए। ठीक है। तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से हमें कोई डिजीज़ होती है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस बोलते हैं। ये जो पैथोजेंस है वो हर चीज़ को इफेक्ट करते हैं, हर चीज़ को हार्म कर देते हैं, हर चीज़ को ख़राब कर देते हैं, चाहे वो फूड है, चाहे वो क्लोथ है, चाहे वो लेदर है। ठीक है। ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी पैथोजेंस है ये हमारी बॉडी में पानी के थ्रू या हवा के थ्रू एंटर कर जाते हैं, फिर वो खुद
को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी खुद की संख्या को इंक्रीज़ करते हैं, और साथ ही साथ वो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मफुल मटेरियल रिलीज़ करते रहते हैं जिसको टॉक्सिन बोलते हैं। और जब ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है तो वो उस पर्सन को कोई बीमारी हो जाती है, और फिर वो बीमारी उस पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड आउट हो जाती है। तो जब वो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड आउट हो जाए तो उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। सारी बीमारियाँ कम्युनिकेबल नहीं होती, यानी सारी बीमारियाँ स्प्रेड आउट नहीं होती, कुछ डिजीज़ होती हैं जो स्प्रेड आउट होती हैं, ठीक है। और इस बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं? वैक्सीनेशन से, यानी वैक्सीन लगाकर। ये कई बीमारियाँ हैं जिसको हम वैक्सीनेशन से खुद को उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वैक्सीन क्या है? व्हेन हार्मफुल माइक्रोब्स एंटर इन आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट विद इट, एंड बॉडी ऑल्सो रिमेंबर इट व्हेन इट एंटर अगेन इन फाइट, ठीक है। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक तरह का प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे है कि जब कोई भी हार्मफुल माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो जब हमारी बॉडी को पता चलता है कि वो माइक्रोब जो है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है। तब हमारी बॉडी क्या करती है? तब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। वो जो एंटीबॉडीज़ क्या आती है? एंटीबॉडीज़ उस बीमारी के खिलाफ, उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ फाइट करती है, ठीक है, और उसको ख़त्म कर देती है। और हमारी जो बॉडी है फिर उन माइक्रोब्स को, उन हार्मफुल माइक्रोब्स को हमेशा याद रखती है, ताकि जब वो दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करते हैं किसी रीज़न से, तो उसको वो याद रहता है कि इसके अगेंस्ट उसको कैसे फाइट करना है, ठीक है। इसके लिए और कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी खुद ही फाइट कर लेती है, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसके लिए हमें वैक्सीनेशन लगवानी पड़ती है, क्योंकि कई बार कई पर्सन की जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, जिसके लिए उसकी जो बॉडी है वो हार्मफुल माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट बैक नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसको वैक्सीनेशन लगवानी पड़ती है। जैसे चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड की बॉडी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती कि उसकी जो अंदर की जो वो अच्छी, ताकि उसकी जो बॉडी है अंदर से वो पूरी तरह से ग्रो नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वो हार्मफुल माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट बैक नहीं कर पाती प्रॉपर से, जिसकी वजह से हमें उनको वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। और ये जो वैक्सीनेशन हैं ये बच्चों को कई बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि जब भी उसको वो डिज़ीज़ होगी तो उसको हमेशा रिमेंबर रहेगा कि उसको कौन सी बीमारी से कैसे लड़ना है, कि ये बीमारी इसको पहले हुई थी तो उसको उससे फाइट बैक कैसे करना है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करवाते हैं? हम उसके लिए वैक्सीनेशन कराते हैं। अब वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज स्पेशल काइंड ऑफ मेडिसिन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट टू पर्टिकुलर डिजीज़। तो जो वैक्सीन है एक स्पेशल तरह की मेडिसिन होती है जो हमारी बॉडी को क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है एक पर्टिकुलर डिजीज़ से, ठीक है। तो हर एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हर एक स्पेशल मेडिसिन फॉर्म की गई है। इट प्रोवाइड टू अ हेल्दी पर्सन सो दैट दे मे नॉट अफेक्ट बाय पर्टिकुलर डिजीज़ इन फ्यूचर। तो ये जो वैक्सीनेशन है, यानी ये जो वैक्सीन है वो एक हेल्दी पर्सन को दी जाती है, ताकि इन फ्यूचर अगर उसको वो बीमारी हो तो उसकी बॉडी उसको उससे प्रोटेक्ट कर सके। इट कैरी डेड और वीकेंड माइक्रोब्स व्हेन इट inject to healthy person, then body respond and produce antibodies to fight against it। तो जब हेल्दी पर्सन को ये वैक्सीनेशन दी जाती है तो इस वैक्सीनेशन के अंदर वीक या डेड माइक्रोब्स होते हैं, तो जब वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और वो फाइट बैक करती है उस बीमारी के खिलाफ। इट किल दी हार्मफुल माइक्रोब्स एंड रिमेंबर इट फॉर फर्दर। और वो क्या करती है? वो हार्मफुल माइक्रोब्स को मार देती है और फ्यूचर के लिए याद रखती है, ताकि अगर उसको वो बीमारी इन फ्यूचर कभी भी हो तो वो उसके खिलाफ फाइट बैक कर सके, लड़ सके। इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन बोला जाता है। तो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू एक हेल्दी पर्सन के अंदर एक डेड या वीक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज़ किया जाता है। तो जब वो उस
हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर होता है तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और उस हार्मफुल माइक्रोब को एंड कर देती है, यानी किल कर देती है, यानी मार देती है। और इन फ्यूचर जब भी उसको सेम बीमारी होती है तो वैसे ही उस बीमारी के खिलाफ फाइट बैक करती है। तो वैक्सीनेशन हमारी बॉडी को इन फ्यूचर में होने वाली किसी डिजीज़ से पहले ही प्रोटेक्ट करता है, यानी पहले ही तैयार रखता है हमारी बॉडी को कि उसने इन फ्यूचर उस बीमारी से कैसे लड़ना है या कैसे फाइट बैक करना है उसको। वो है आपका प्रिवेंशन, यानी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ का मतलब है कि हम बीमारी से खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन से हम पोलियो, टेटनस एंड मम्प्स जैसी बीमारियों से खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम मलेरिया और डेंगू से खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें मॉस्किटो का यूज़ करना चाहिए और हमें जैसे कछुआ छाप आप यूज़ करते हो ना, उनका यूज़ करना चाहिए ताकि कहीं पर भी कोई भी जो मच्छर है वो पनप ना सके। हमेशा कहीं पर भी आपको साफ़ पानी को खड़े नहीं होने देना है, क्योंकि साफ़ पानी में भी क्या आता है, मच्छर आता है, यानी मॉस्किटो आता है, जिसकी वजह से आपको डेंगू हो सकता है। आगे है कि आप रिंगो एथलीट फूड से कैसे बच सकते हो। आप गुड, अच्छी हेल्थ आपकी होनी चाहिए, आपको अच्छा हाइजीन लेना है, यानी आपने जो फूड खाना है वो प्रॉपर फ्रेश खाना है और क्लीन करके खाना है, और आपको बाहर की चीज़ें कोई भी नहीं खानी है ताकि आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी और फिट रह सके। ठीक। अब बेटा प्लांट के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ होती है। प्लांट के अंदर वायरस की वजह से TMV वायरस होता है, इसको बोलते हैं टबैको मोसैक वायरस। इसमें क्या होता है, उस जो प्लांट होता है उसमें अनइवन स्पॉट आ जाते हैं और जो उसके लीव है उसका कलर मतलब एक जैसा नहीं होता, कहीं पर कलर ज़्यादा होगा उसका, कहीं पर कलर बिल्कुल फेड होगा, यानी जो कलर है वो भी अनइवन होगा और उसमें स्पॉट पड़ जाते हैं। ब्राउन, किसी प्लांट में ब्राउन कलर के स्पॉट होते हैं, किसी में रेड कलर के स्पॉट होते हैं, तो वो किस वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, TMV। ठीक। आगे प्लांट में बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारी होती है वो है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर मतलब वाटर सोक्ड मार्जिन, जैसे पानी के निशान पड़ जाते हैं ना किसी चीज़ पर, ऐसे ही जो प्लांट की जो लीव्स है उस पर भी वाटर सोक के निशान पड़ जाते हैं। फंगी की वजह से उसमें कौन कौन सी बीमारी होती है, स्मट ऑफ वीट एंड राइस, यानी वीट और राइस क्या होता है, बर्स्ट कर जाते हैं, उनके जो ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर जो अनाज होता है वो इन्फेक्टेड होता है, वो ख़राब होता है। और रस्ट ऑफ वीट का मतलब क्या होता है कि जो रस्ट यानी जो वीट का जो प्लांट है उसमें पैचेस हो जाते हैं कलर के, ब्राउन कलर के पैचेस बन जाते हैं या रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं। तो वीट में दो तरह का हो सकता है, एक स्मट ऑफ वीट और एक रस्ट ऑफ वीट। स्मट में क्या होता है, उसके जो ग्रेन्स है वो अपने आप फटना शुरू हो जाते हैं और अंदर के जो ग्रेन्स होते हैं वो ख़राब होते हैं। ठीक। और या उसके जो प्लांट है, जो पौधा है, उसमें पैचेस आ जाते हैं कलर के, या ब्राउन कलर के हो सकते हैं, रेड कलर हो सकते हैं, ब्राउनिश रेड के हो सकते हैं। फंगी से एक और बीमारी होती है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसमें आप देखते हो कि जो गन्ना होता है उसमें रेड कलर का होता है ना, कई आपने कई बार देखा होगा किसी गन्ने के अंदर रेड, आप बोलते खून है, वो खून नहीं है, वो एक तरह का फंगस होता है, इसको बोलते हैं रेड रॉट। ठीक है, तो अगर शुगर केन में होता है तो आप उसको बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो जो शुगर केन है वो एक तरह का क्या स्टेम है, तो उसके स्टेम के ऊपर रेड कलर के क्या हो जाते हैं, स्पॉट हो जाते हैं। अब एनिमल में कौन कौन सी डिजीज़ होती है, बैक्टीरिया की वजह से एनिमल में एंथ्रैक्स होता है, ये किसके अंदर होता है, कैटल। ठीक। वैसे ही बैक्टीरिया की वजह से एक और बीमारी होती है एनिमल्स में, ट्यूबरकुलोसिस, ये भी कैटल और पोल्ट्री के अंदर होता है। और वायरस कौन सा होता है, रेबीज़ किसकी वजह से होता है, डॉग और मॉन्कीज़ की वजह से। अगर डॉग किसी को काट ले या मॉन्की किसी को काट ले इंसान को, तो रेबीज़ के इंजेक्शन लगते हैं ना, हाँ जी, अदरवाइज़ वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा अगर उसने रेबीज़ के इंजेक्शन नहीं लगाया। मतलब अगर किसी भी पर्सन को कुत्ते ने काटा है और वो रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं लगाता है तो उसके अंदर भी ये वायरस एंटर कर जाता है। इसी तरह मॉन्की का भी। ठीक। फंगी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, एस्पेजुलस, उसको किसमें होता है, ये पोल्ट्री यानी मुर्गी में। एक और वायरस है जो कैटल के अंदर होता है, उसको बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज़। फूड पॉइजनिंग किस वजह से होती है,
फूड पॉइजनिंग तब होती है कि जब आप कोई भी अनहेल्दी या अनहाइजीनिक फूड खा लेते हो और उस अनहाइजीनिक फूड की वजह से आपके स्टमच में पेन होनी शुरू हो जाए या आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाए या आपका पेट ख़राब हो जाए, उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। तो ये किस वजह से होती है? इट अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स इन फूड। मतलब जब फूड के अंदर कोई भी हार्मफुल माइक्रोब्स हों, दे प्रोड्यूस टॉक्सिन इन दी फूड। तो क्या करते हैं, वो फूड के अंदर टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं विच कॉज फूड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग होती है। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने कोई अनहेल्दी फूड खा लिया या अनहाइजीनिक फूड खा लिया, ठीक है, और जब आपने उस अनहाइजीनिक फूड को खाया तो उस जब वो आपका जो फूड है स्टमच के अंदर गया, तो स्टमच के अंदर जाने के बाद वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और उन टॉक्सिन की वजह से आपको क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग। और ये जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो उन अनहेल्दी अनहाइजीनिक फूड के अंदर होते हैं जिसकी वजह से वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एस्परजिलस या सैल्मोनेला। ये क्या है, हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से फूड के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और वो हमारे स्टमच को पेन देते हैं या अपसेट करते हैं। इट अकर व्हेन वी नॉट कवर फूड प्रॉपरली एंड इट स्पॉइल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो वो जो हमारा जो फूड है वो किस वजह से ख़राब होता है, किस वजह से टॉक्सिन बनता है, कि अगर हम किसी भी फूड को कवर करके नहीं रखें, ठीक, और कोई भी जो हार्मफुल माइक्रोब्स है वो क्या करता है, फिर वो उस फूड में एंटर कर जाता है और वो उस फूड को ख़राब कर देता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देता है उसमें, और हम उसको वैसे ही ईट कर लेते हैं। इसके में जब कोई किसी भी पर्सन को जब फूड पॉइजनिंग होती है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, जैसे उसको वॉमिट होना शुरू हो जाता है, उसको लूज़ मोशन लग जाते हैं, या उसको फीवर होना स्टार्ट हो जाता है, या उसको हेड अटैक यानी सिर में पेन होती है, या एब्डोमिनल में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारे लक्षण हैं यानी सिम्टम हैं किसके, फूड पॉइजनिंग के। तो आपको हमेशा जो फूड है, एक तो फूड को आपने हमेशा कवर करके रखना है, अनकवर्ड फूड को आपने कभी भी ईट नहीं करना। और अगर आप कोई भी फ्रूट ईट कर रहे हो तो उस फ्रूट को आपने अच्छे से पहले वॉश करना है, और खाना खाने से पहले आपने अपने हैंड को अच्छे से वॉश करना है, और खाना खाने के बाद भी आपने अपने हैंड को अच्छे से वॉश करना है ताकि आप खुद को फूड पॉइजनिंग से प्रोटेक्ट कर सकें। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आप जब किसी भी फूड को लॉन्ग पीरियड तक खाने योग्य बनाए रखते हो, यानी ईटेबल फॉर्म में बनाए रखते हो, यानी उसको ईटेबल फॉर्म में सेव कर लेते हो, उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। यानी आप ये कह सकते हो कि फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है कि आप फूड को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, यानी खा सकते हो, उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे आप जानते हो कि फूड हमारी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी हिस्सा है, और इसके बिना हम लिव नहीं कर सकते। सो वी प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो हम क्या करते हैं, हम फूड को स्पॉइल होने से, फूड को ख़राब होने से प्रोटेक्ट करते हैं। Processing of food to prevent the spoilage and save its nutrient value for long period is called food preservation। मतलब फूड का वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा हम फूड को प्रिवेंट करते हैं, स्पॉइल होने से, ख़राब होने से बचाते हैं, और उस फूड की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको लंबे समय तक बचाकर रखते हैं, सेव करके रख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंगी एंड अदर माइक्रोब्स व्हेन फूड ऑक्सीडाइज देन इट रैंसिड। तो जो फूड प्रिजर्वेशन है उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें बैक्टीरिया की, फंगी की, या जो अदर हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हम फूड को
ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बचाते हैं, क्योंकि अगर जो फूड है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो रैंसिड हो जाएगा। रैंसिड का मतलब क्या होता है? रैंसिडिटी। जब आपका फूड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना टेस्ट या उस फूड की जो स्मेल है वो अडोर मतलब गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है अगर आपका फूड कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगा अनकवर्ड। जैसे आप चिप्स खाते हो ना, जब मान लो आपने चिप्स का पैकेट लिया, आपने उसको ओपन किया, आपने एक चिप्स खाया, फिर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो आप क्या देखोगे कि कुछ आवर्स के बाद या आफ्टर 1 डे वो जो फूड है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो थोड़ा क्या हो जाता है, सलाब जाता है, सिलन आ जाता है उसमें, और उसमें थोड़ी स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है अजीब सी। हाँ जी, तो अगर आप उसको खाओगे तो उसका टेस्ट भी अजीब हो जाता है। तो रैंसिड का मतलब होता है कि जब फूड ऑक्सीजन के या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो जो मॉइस्चर है वो उस फूड के टेस्ट को और स्मेल को ख़राब कर देता है, यानी वो उस फूड को ही ख़राब कर देता है, फिर आप उस फूड को खा नहीं सकते। और हम फूड प्रिजर्वेशन में फूड को रैंसिड होने से बचाते हैं ताकि हम उसको लॉन्ग पीरियड तक सेव करके रख सकें, खाने योग्य बनाए रखें। अब इसमें हम फूड प्रिजर्वेशन के अंदर कौन कौन सा टॉपिक आते हैं जिसके द्वारा हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं या कौन कौन से उसके मेथड हैं। फर्स्ट है ड्राइंग, सेकंड है यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट, थर्ड है फ्रीजिंग, फोर्थ है सिट्रिक एसिड, फिफ्थ है यूजिंग हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, एंड सिक्स्थ है वैक्यूम पैकिंग। अब हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट है आपका ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब सन ड्राइंग या डिहाइड्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम फूड के अंदर से बिल्कुल पानी को सोख देते हैं, पानी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, उसमें पानी की एब्सेंस नहीं होती, क्योंकि पानी अगर फूड में एब्सेंस रहेगा तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप उसको स्पॉइल होने से बचा सकते हो। इट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड, मतलब फूड के अंदर से हम वाटर को बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। इन दी एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर बैक्टीरिया नॉट ग्रो इन इट, तो जब उसके अंदर मॉइस्चर ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेंगे, तो जब बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो ही नहीं करेंगे तो हम उसको स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। ऐसे ही आप पालक को सुखाकर या मेथी लीफ को सुखाकर या मटर को सुखाकर आप लॉन्ग पीरियड तक उसका यूज़ कर सकते हो। और कई प्रोसेस ऐसे होते हैं, जैसे आप सूखे मटर लेके आते हो मार्केट से, उसमें कैसे किया जाता है? ऐसे किया जाता है, मटर को पहले सुखाया जाता है, बिल्कुल ड्राई कर दिया जाता है सन के नीचे रख के, उसमें से पानी को बिल्कुल सोख लिया जाता है, यानी उसमें से पानी उसको बिल्कुल डिहाइड्रेट कर दिया जाता है। तो उसको फिर आप लॉन्ग पीरियड तक सेव करके रख सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको यूज़ करोगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, वो अपने न्यूट्रिएंट वैल्यू साथ लेके चलता है। वेजिटेबल्स आर स्टोर फॉर लॉन्ग पीरियड बाय ड्राइंग, तो आप वेजिटेबल को सुखाकर, जैसे मेथी, पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते, आप इसको सुखाते हो धूप में। आपने देखा आपके मदर धूप में सुखाते हैं, जैसे लाल मिर्च सुखाते हैं ना, हाँ, उसको फिर लॉन्ग पीरियड तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। सेकेंड है यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट। आप शुगर और सॉल्ट का यूज़ करके भी फूड को लॉन्ग पीरियड तक यूज़ कर सकते हो। वो कैसे? द फ्रूट आर प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ जैम एंड जेली बाय यूजिंग शुगर लाइक एप्पल, गुआवा, मैंगो। तो आप देखते हो कि जो एप्पल है, ये जितने भी फ्रूट है, एप्पल, गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, आप इसको जैम्स या जेली की फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हो शुगर का यूज़ करके। और आप इसके साथ आप शुगर की जगह अगर आपने सॉल्ट का यूज़ करना है तो आप सॉल्ट का यूज़ भी कर सकते हो। और जब आप इसमें सॉल्ट का यूज़ करते हो तो भी आप इसको लॉन्ग पीरियड तक बचा के रख सकते हो। आप देखते हो कि आपके घर पे आपके जो मदर्स हैं वो अचार बनाती हैं, पिकल्स बनाती हैं ना, तो उसमें वो क्या कहते हैं कि जितना ज़्यादा नमक होगा उतना अचार लॉन्ग पीरियड तक रहेगा, है ना। तो इसी तरह से आपकी जो मदर्स हैं वो आंवला का अचार, नींबू का अचार या आम का अचार, हरी मिर्च का अचार, ऐसे ही बहुत सारे अचार, गाजर, गोभी, ऐसे अचार बनाते हैं। हाँ जी, तो आप सॉल्ट का यूज़ करके भी किसी भी फूड को लॉन्ग पीरियड तक स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि जब आप शुगर एंड सॉल्ट का यूज़ करते हो तो वो भी फूड के अंदर जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को स्टॉप करता है। ठीक, आगे है थर्ड वन इज़
एसिटिक एसिड यानी विनेगर। आप विनेगर का यूज़ करके भी फूड को स्टोर कर सकते हो। आप विनेगर का यूज़ कैसे करते हो? अचार बनाते हैं, हाँ जी, उसमें आप विनेगर का यूज़ कर सकते हो। अगर आपने विनेगर का यूज़ नहीं करना तो आप उसकी जगह पर ऑयल का यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि ऑयल और विनेगर दोनों ही बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। तो इससे आप अपने फूड को लॉन्ग पीरियड तक। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी फूड को बिल्कुल ज़्यादा टेम्परेचर में गर्म कर दें और फिर बिल्कुल उसको चिल्ड कर दें, तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पाते। और मेनली ये जो हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है, मेनली हम ये मिल्क के ऊपर देखते हैं, ठीक। तो मैनी फूड आर बॉयल बिफोर यूज इट। तो आप देखते हो काफ़ी जो फूड होते हैं उसका प्रयोग करने से पहले हम उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। सिंपल एग्जांपल है आपके पास मिल्क। तो मिल्क क्या करते हैं, मिल्क के अंदर हम पैस्चराइजेशन का प्रोसेस करते हैं। पैस्चराइजेशन का मतलब क्या होता है कि पहले हम हीट को 70 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक क्या करते हैं, बिल्कुल बॉयल करते हैं। देखते हैं ना, मतलब आपके जब तक उबाला नहीं आता तब तक आपके दूध को मतलब घर पे दूध को बॉयल करते हैं जब तक उबाला नहीं आता। ऐसा तो है नहीं कि तो 5 मिनट रखते हैं, उबाला आया नहीं, बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दूध ख़राब हो जाएगा। तो आपके मदर क्या करते हैं, जब तक उसको उबाला नहीं आएगा तब तक उसको बंद नहीं करते। तो जब उबाला आता है फिर वो क्या करते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। तो पैस्चराइजेशन का प्रोसेस भी क्या यही है। पैस्चराइजेशन में आप क्या करते हो कि मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करते हो 15 to 30 मिनट तक, ठीक है। फिर उसको क्या करते हो, थोड़ा ठंडा होने देते हो और कहाँ स्टोर कर देते हैं हम, फिर फ्रिज के अंदर। हाँ, इससे क्या होता है कि जो मिल्क होता है उसको आप लॉन्ग पीरियड तक यूज़ कर सकते हो। तो पुराने टाइम में क्या होता था, जब फ्रिज नहीं होते थे तो क्या करते थे, जैसे सुबह मॉर्निंग में दूध लिया, उसको बॉयल किया, फिर इवनिंग में फिर उसको बॉयल करते थे। क्यों? ताकि रात को जो दूध है वो ख़राब ना हो। तो इसी तरह से अगर आप हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट यूज़ करते हो तो ये ट्रीटमेंट भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैक्यूम। इन दिस मेथड वी रिमूव एयर फ्रॉम पैकेज टू सीलिंग इट यूज फॉर स्टोरिंग नट। वैक्यूम में हम क्या करते हैं, वैक्यूम के अंदर जब हम पैकेट्स लेते हैं, पैकेट्स के अंदर हम फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो जब हम पैकेट के अंदर फूड को रखते हैं तो उसमें से बिल्कुल उसको एयर टाइट कर देते हैं, मीन्स उसमें बिल्कुल भी एयर ना हो, और फिर हम उसको बिल्कुल सील कर देते हैं, पैक कर देते हैं, ताकि उसके अंदर एयर एंटर ना हो सके। और उसके अंदर जितनी भी एयर होती है उसको भी वैक्यूम के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह का यूज़ आप नट्स में करते हो। और जब आप ये यूज़ करते हो तो जो आपका जो फूड है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आता, मीन्स वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो जब वो ऑक्सीडाइज नहीं होता तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। तो किसी भी फूड के अंदर बैक्टीरिया तभी ग्रो करते हैं जब वो मॉइस्चर होता है या जब वो ऑक्सीडाइज होगा। बिना ऑक्सीडाइज के कोई भी जो आपका फूड है वो ख़राब नहीं होता। इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन फूड इज स्टोर्ड इन लो टेम्परेचर देन माइक्रोब्स आर किल्ड। तो जब आप किसी भी फूड को बिल्कुल लो टेम्परेचर यानी 0 डिग्री या 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पर रखते हो तो उस फूड के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं डीप फ्रीजिंग। और जो डीप फ्रीजिंग है वो रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र कंपार्टमेंट में की जाती है। और जो डीप फ्रीजिंग का प्रोसेस आप ज़्यादातर मीट के लिए यूज़ कर सकते हो। और जब आप मीट के लिए यूज़ करते हो तो उस मीट को आप डीप फ्रीजिंग के द्वारा लॉन्ग पीरियड तक यूज़ कर सकते हो। तो इसके साथ ही ये जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो कल हम इसके आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ाती रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।